बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान अगरचे एक बार फिर मिसाइल्स और ड्रोन्स का तबादला शुरू हुआ, लेकिन सिफारती कोशिशें अब भी जारी हैं और पाकिस्तान ने एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया कि वो दोनों मुल्कों को दोबारा इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त और पाकिस्तान कतर मुश्तरका एलामिया की बुनियाद पर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहा है ताकि इख्तलाफी निकात को कम किया जा सके। पाकिस्तान और कतर समेत दीगर ममालिक की सिफारती कोशिशों के बावजूद खत्ते में सूरत हाल अब भी कशीदा है। उर्दन की मुसल्लह अफवाज ने दावा किया कि उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की जानिब से दागे गए 5 मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। ईरानी मीडिया ने उर्दन पर हमला करने से कुछ देर कबल यह दावा किया था कि उर्दन में अमरीकी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल एक अड्डे की जानिब मिसाइल दागे गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी इस बात की तस्दीक की कि ईरान ने उर्दन में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन तमाम मिसाइल्स को रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। अमरीका ने इन हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई की। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने पासदारान इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें फौजी कमांड मराकज़, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, साहिली दिफाई निज़ाम और बहरी सलाहियतें शामिल थीं। ये हमले तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहे, जिन्हें अमरीकी अफवाज पर होने वाली कार्रवाइयों का ताकतवर जवाब करार दिया गया। अमरीकी दावे के मुताबिक इस दौरान ईरान की जानिब से दागे गए तमाम मिसाइल नाकारा बना दिए गए। ये कशीदगी अब खित्ते के दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले चुकी है। कुवैत की वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि मुल्क के शिमाली इलाके में एक चीनी कंपनी की इमारत पर ईरानी हमले में एक मजदूर हलाक हुआ, जबकि इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। इसी तरह मिस्र की बंदरगाह पर भी ड्रोन हमला हुआ और उस हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। यूं अब मिस्र भी ईरान के निशाने पर है। दूसरी जानिब ईरान ने इराक पर अमरीका और सऊदी अरब के मुश्तरका हमलों की शदीद मजम्मत की और उसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ खित्ते में जंग को मजीद फैलाने की कोशिश है, लेकिन अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि इराक में ईरान से मुंसलिक गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। इराक ने भी अब उन हमलों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया है और कहा है कि उसकी सरजमीन से सऊदी अरब पर हमलों के दावों के सबूत पेश किए जाएं, क्योंकि अब तक ऐसे कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आए। इस दौरान बहरी महाज पर कशीदगी अब भी बरकरार है। अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान की जनूबी बंदरगाहों पर आयद बहरी नाकाबंदी के तहत अब तक 20 तजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा जा चुका, जबकि कुछ जहाज़ों को नाकारा बनाने और उनकी तलाशी लेने की कार्रवाइयां भी की गई। इस पेशरफ्त ने आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के हवाले से खदशात को मजीद बढ़ा दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस दौरान ईरानी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि ईरान ने दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत की नई मिसाल कायम की और कौम किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगी। इन तमाम पेशरफ्तों के दरमियान खित्ता एक ऐसे नाजुक मोड़ पे है जहां एक तरफ अस्करी कार्रवाइयां हैं तो दूसरी जानिब सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की बहाली और कशीदगी में कमी की कोशिशें इस पेचीदा सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखी जा रही हैं, लेकिन आने वाले दिन इस बात का तयन करेंगे कि ये कोशिशें खित्ते में क़याम अमन की राह में हमवार होती हैं या नहीं होती। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें जो क्लियर फिजिस्ट है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है, डॉक्टर परवेज़ हुद भाई। डॉक्टर परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, तवक्कुफ एक होता है, फिर एक नई उम्मीद जागती है। एक तरफ 2025 में मुआहिदा हो रहा था, तब हमला हुआ, फिर अब की बार ओमान में मुआहिदा हो रहा था, तब हमला हुआ, फिर MOU पाकिस्तान के अंदर हुआ, हमने कहा बहुत बड़ा मार्का हो गया, दुनिया अब सुख का सांस लेगी। उसके बाद फिर हमले हुए, फिर ये एक 13 रोज़ा के बाद एक तवक्कुफ शुरू हुआ, हमने कहा नहीं अब कुछ बेहतर हो रहा है। अब बाद में हमले हुए हैं तो मजीद ममालिक लपेट में आ गए। सर, ये आने वाले दिनों के अंदर ये जंगें रुकने का नाम लेंगी, फैलने का नाम लेंगी? असरात कितने होंगे, मुतासरीन कितने होंगे? ये ऐन मुमकिन है कि ये सूरत हाल जारी रहे और कई हफ्तों क्या कई महीनों तक ये जारी रहे, क्योंकि अमेरिका जो चाहता था वो हासिल नहीं कर सका। अमेरिका की कोशिश ये थी कि ईरान की क़यादत को ख़त्म करके वो फिर अपनी हुकूमत वहाँ कायम करे। रेजीम चेंज उसका एक मकसद था जो कि नाकाम हुआ। ईरान का एटमी प्रोग्राम वैसे ही कायम और दायम है जैसा कि पहले था। हाँ, उसको नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके पास जो यूरेनियम है अब भी उसके पास इतना है कि उससे कोई 10 बम बन सकते हैं। 440 किलोग्राम हैं यूरेनियम 235 के, जो 60% से ज़्यादा अफजूदा हैं। और फिर वो चीज़ जो पहले नहीं थी लेकिन अब है, यानी कि हॉर्मुज़ की राहदारी को
پہلے تو کھلی تھی، لیکن اب ایران نے دیکھا کہ اس کو بند کرنے سے اس کا بڑا فائدہ ہے، لہٰذا ادھر سے جہازوں کی آمد و رفت تو تقریباً رک ہی گئی ہے۔ آپ نے کہا کہ 20 جہازوں کو آج سینٹ کام نے واپس کر دیا، اور دوسری طرف ایران یہ کہتا ہے کہ وہی جہاز جا سکیں گے وہاں سے جو ایران کے ساحل کے ساتھ ساتھ چل کر آگے جاتے ہیں پرشین گلف میں۔ تو یہ صورتحال بدلنے والی نہیں ہے، نہ امریکہ یہ جنگ جیت سکتا ہے اور نہ ہی ایران امریکہ کو شکست دے سکتا۔ تو امریکہ کی سر فوج اس بہت وقت پھر بڑی۔ مقاصد کیا ہیں جب امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ نہ وہ رجیم چینج کر سکتا ہے، نہ جوہری مواد کو وہ حاصل کر سکتا ہے، نہ ابنائے ہرمز کو کھلوا سکتا ہے، تو پھر اس کے مقاصد کیا ہیں جب اس کو واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے؟ اور پھر ایران کے مقاصد کیا ہیں کہ جب اسے یہ معلوم ہے کہ اس کو سارے کا سارا پیسہ واپس نہیں ملنا، اس کی طاقت کو فروغ نہیں ملنا، اس کی ری الائنمنٹ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ نہیں ہونی، اسرائیل کا اس کے اوپر تمام تر جو ہے وہ محاصرہ رہنا ہے، توجہ رہنی ہے، اس کے الائز کے اوپر رہنی ہے، تو پھر اس کا آؤٹ کم کیا نکلنا ہے؟ تو اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دونوں سائیڈز اس میں پھنس گئے ہیں۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ نہ کیا ہوتا تو آج یہ صورتحال نہیں پیدا ہوتی، لیکن اب ہو گئی ہے، اور اب امریکہ کے اعتبار سے یہ بڑا نازک موڑ ہے، اس لیے کہ 3 مہینے بعد امریکہ میں سینٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں، اور ادھر امریکن اس جنگ سے بہت بیزار ہیں۔ وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ یہاں امریکن مر رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت شدید تذبذب میں ہے کہ کیا وہ اس جنگ کو جاری رکھے یا اس کو تیز کرے یا پسپائی اختیار کرے۔ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، تو ایک دن یہ کرتا ایک دن وہ کرتا، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کتنے میزائل باقی ہیں، کیونکہ جس رفتار پہ یہ استعمال ہوئے ہیں، تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران تو اچھا ڈاکٹر صاحب، حملے اگر کیے جا میزلز کے حوالے سے بات کی جائے تو ایرانی میزلز کے حوالے سے تو ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ بھی منظر عام پہ نہیں آئی جس سے یہ خدشہ ظاہر ہو سکے کہ ایران کے پاس اب میزل نہیں رہے۔ وہ جتنی بڑی تعداد کے اندر ان کو داغ رہا ہے، وہ تو اس کی نئی میزل بنانے کی کیپیسٹی کا بھی اظہار ہے۔ دوسری طرف ہم پیٹریاٹ اور تھارڈ کے حوالے سے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ذخائر کے اندر کس حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ دنیا سے سب سے زیادہ گولہ بارود جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے۔ لیکن سر میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جب اس کے اندر دیگر ممالک شامل ہوتے چلے جائیں گے براہ راست، جس طریقے سے اب سعودی عربیہ اور عراق اس کے اندر انوالو ہو چکے ہیں، ابھی مصر کے اوپر ایک حملہ ایران کر چکا ہے، اور اردن کے اوپر جو حملے کیے گئے اس کے جواب میں وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا اسرائیل کے کہ وہ تو تمام جہاز جو تھے وہ اسرائیلی بیسس سے اڑ رہے تھے، یعنی اسرائیل بھی انٹینشن شو کر رہا ہے کہ وہ تو ہم اڑا رہے تھے، ہم پہ حملہ کرنا ہے تو کرو۔ ادھر کیسپین سی میں دیکھیں تو یوکرین نے ایک جہاز کے اوپر حملہ کیا جس کا ابھی ایران نے کہا ہے کہ ہم جواب دیں گے، بھولیں گے نہیں۔ تو یہ تو دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، ممالک میں کمی کیا واقع ہونی تھی، ایک فرنٹ 2-4 اور فرنٹ کھولتا چلا جا رہا ہے، تو اسی طریقے سے ملٹیپلائی ہوتے گئے تو ہر کسی کے پھر اپنے کونز ہیں، ہر کوئی پھر اپنے بینیفٹس کو لے کے بیٹھا ہوگا کہ دیکھیں ہمارا اتنا نقصان ہوا، ہمیں جواب دیں، تو کس کس کو راضی کیا جا سکے گا؟ جی، اور آپ نے لیبنان کا ذکر نہیں کیا جس کے اوپر اسرائیل چڑھائی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اندر گھس کر اس نے کوئی تقریباً 3000 ادھر کے شہری قتل کیے ہیں، مارے ہیں، اور یہ شہروں کے اندر گھس کر ادھر بلڈنگیں اڑا رہا ہے۔ تو اسرائیل اور امریکہ انہوں نے جنگ شروع کی ہے، اور ان کو کچھ تو فائدہ ہوا ہے، لیکن امریکہ کو خاصا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کو اتنا نہیں، لیکن امریکہ کو خاصا نقصان ہوا ہے، اور اب یہ دیکھیں کہ اب نکلنے کی صورت ادھر اور زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایران نے اس وقت کیوں امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا؟ ایک ایم او یو تو سائن ہو گیا تھا، اسلام آباد ایم او یو، تو وہ کیوں ختم ہوا؟ اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پورے پیسے تو نہیں ملنے والے،
दूसरी तरफ इसराइल चढ़ाई किए जा रहा है लेबनान में, और बावजूद इसके कि ट्रंप कभी नेतन्याहू को डांटता है, कभी उसको प्यार करता है, जो भी, लेकिन ये सूरत हाल तो वैसे ही है जैसा कि पहले थी। और अब नेतन्याहू जो कि पहुंच गया है वाशिंगटन, मेरा ख्याल है आज भी वहीं पर है, और अब उनको दिखाना ये है कि पहल हम भी कर सकते हैं, यानी कि ईरान भी कर सकता है अगर वो चाहे तो अमेरिका के अड्डों को निशाना बना सकता है। चलिए शायद उधर इतना ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन उसके इत्तेहादियों को जब वो हदफ बनाता है तो उधर तो तबाही आ जाती है। अब जरा ये देखिए कि पहली बार मिस्र में ईरान का मिसाइल पहुंचा या ड्रोन पहुंचा शायद, और उसने तो उधर एक टैंकर को तबाह कर दिया। उधर आग तो शायद इस वक्त भी लगी हुई है। लिहाजा ईरान ये दिखाना चाह रहा है कि हम भी तुमको मार के दिखा सकते हैं। तो इससे बात बढ़ती चली जा रही है, और अब मफाहमत हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आखिर इसमें अमेरिका और इसराइल को पीछे हटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप ये देखिए कि चलें जंगें जिन ममालिक के दरमियान में हैं उंगलियों पे गिन सकते हैं, उनकी तादाद 10 से 15 के करीब हो सकती है, या जो एक दूसरे पे हमला आवर हैं, या जो हमले रोक रहे हैं, या जो हमले कर रहे हैं। लेकिन अगर मुतासिरीन को गिनना शुरू करें तो हाथ की उंगलियों के ऊपर आप मुतासिरीन को नहीं गिन सकते, ना उन पॉइंट्स के ऊपर गिन सकते हैं। वो एशिया भी उससे मुतासिर है, मशरक़ वस्ता तो मुतासिर है ही है, यूरोप भी उससे मुतासिर है, क्योंकि आबनाए हरमुज़ का बंद हो जाना, फिर दूसरा चौक पॉइंट जो है वो बाबुल मंदब का हो जाना, प्रीमियम इंश्योरेंस जो है वो बढ़ जाना, जंगी इंश्योरेंस जो है उसका बढ़ जाना, फ्रेट चार्जेस का बढ़ जाना, दिनों का बढ़ जाना, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मुतासिरीन में से हैं। तो फिर कुली तौर के ऊपर आप समझते हैं कि कोई ऐसा मेमोरेंडम हो जो पूरी दुनिया के माबैन हो कि जिससे मुस्तकबिल के अंदर ये तमाम महाज बंद हो सकें, या फिर आप ये समझते हैं कि अभी कुछ साल जो है ये इसी तरह की भागदौड़ जारी रहेगी? कुछ हफ्ते कुछ महीने तो इसी तरह जारी रहेंगे। मेरा ख्याल है कि जब तक अमेरिका का इलेक्शन नहीं होता, जिसको 3 महीने बाकी है, तो उस वक्त तक कोई बहुत बड़ी पेशरफ नहीं होगी। तो ऐसे होगा कि 2 दिन के लिए बमबारी बंद हो जाएगी, फिर 3 दिन बाद दोबारा शुरू होगी, ये चलता रहेगा। इसमें बहुत बड़े मसाइल हैं जो हल की तरफ नहीं जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसका जिक्र पहले भी किया कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, वो यूरेनियम ईरान के पास पड़ा हुआ है। कोई सूरत नहीं बनती है कि अमेरिका जाकर वो छीन कर वापस अमेरिका ले जाए या कहीं उसको तबाह कर दे। उसके लिए उसको वहां अपनी अफवाज पहुंचानी होगी, उधर बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे, और जब बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे तो कुछ अमेरिकन तो जरूर मरेंगे। तो वो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कुछ ऐसे नताइज हैं जो निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बीच का रास्ता क्या निकलेगा, मुज़ाकरात किस बुनियाद के ऊपर होंगे, ये हमले कब तक जारी व सारी रहेंगे और इसके मुतासिरीन क्या होंगे, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज़ हूद भाई इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।